हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट लेक्चर देखा था। ठीक है, अब हम लोग आपके लिए चैप्टर नंबर 7 जो कि टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है उसको लेकर आ रहे हैं। इसको हम वन शॉट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। सारे के सारे फॉर्मुलिज्म यहाँ पर कराए जाएंगे आपको। ठीक है, और आपको सारे के सारे फॉर्मुलिज्म करने हैं जिससे कि आपके एमसीक्यूज ईजिली अटैम्प्ट हो पाए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट पर जाओगे तो एमसीक्यूज जो है अटैम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज टाइम आपको कम मिलेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कम हो पाएगी। तो डेरिवेशन अवॉइड करो और फॉर्मुलिज्म को समझो, उसमें क्या टर्म है उसको समझो, क्या जो हमारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं उनको समझ लो, एंड देन जस्ट सॉल्व द एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ की लेक्चर्स हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ऑलरेडी, उसको भी देखते रहिए। और साथ के साथ ये वन शॉट सीरीज जो है इसमें हम लोग आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं, राइट। सो लास्ट चैप्टर है आपका टर्म 1 का। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। चैप्टर जो हमारा 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बारे में हमें समझना है। पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको समझना है। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस को समझना है। एलसीआर सीरीज सर्किट समझना है। रेजोनेंस समझना है। पावर एंड एसी सर्किट समझना है। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर समझना है। एंड लास्ट में एलसी ऑसिलेशन का केवल क्वालिटेटिव आइडिया है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही हमें समझना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि करंट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती थी, टाइम के साथ वेरी नहीं करती थी। ऐसे करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ तो कैसा आता था, ऐसे करंट का ग्राफ हमारा टाइम के साथ इस तरह से आएगा, current versus time, because it is not varying with the time, so hence we can say the graph of that current कौन सा, ये करंट जो होगा ये कौन सा होगा, ये डीसी करंट होगा हमारा, ये डायरेक्ट करंट है। क्लियर। एंड इसके बाद जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ये करंट कैसा है, एसी को समझेंगे। ये तो हमारा डीसी था। ठीक है, एसी हमारा कैसा है, एसी को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर देखो, ये जो एसी है बेसिकली इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। और ये देखा गया कि ये साइनोसॉइडली वेरी करता है, लाइक दिस, इस तरह से वेरिएशंस आते हैं इसमें। साइन कर्व आता है, साइन कर्व। ठीक है, साइन कर्व आपने देखा हुआ है, साइन कर्व आता है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बदलेगी, डायरेक्ट करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। एसी को अगर हम समझते हैं तो एसी की वैल्यू जब बदलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ अनदर हमारे टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे, जो कि हमारे टॉपिक्स हैं हमारे, एक पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो पहले पीक वैल्यू समझेंगे। अब देखो यहाँ से ये करंट हमारा क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक ये लाई कर सकता है, मैक्सिमम, आई मीन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली इसको हम रिप्रेजेंट अगर हम करें तो इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है
RMS वैल्यू ये क्या होती है, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है हमारी, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है हमारी, ये क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास होगी उसका स्क्वायर कर लो, फिर मीन ले लो, फिर उसका रूट ले लो। जैसे सपोज हमारे पास एट एनी टाइम आई वैल्यू है, आई करंट है, तो आई का स्क्वायर कर लो एंड देन इसका मीन ले लो। मीन कैसे लोगे, मीन लेने के लिए इसका एवरेज ले लो, समथिंग लाइक दिस, एंड देन इसका रूट ले लो, तो ये RMS वैल्यू है। ठीक है, और RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू के साथ एक रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, डेरिवेशन वाला पार्ट हमें नहीं करना है। तो RMS वैल्यू जो होती है हमारी, IRMS जो होता है हमारा, इट इज़ नथिंग बट I0 अपॉन रूट 2, I0 अपॉन रूट 2। I0 क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू है, ये रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट रिलेशन पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में। तो पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू I0 अपॉन रूट 2, और मे बी यू कैन से कि I0 जो होता है वो हमारा IRMS इंटू रूट 2 हो जाएगा। तो जनरली जो हमारी AC होती है इसकी जो वोल्टेज हमारा होता है ये 220 वोल्ट तक रहता है। अच्छा, ये करंट ही नहीं है, सिर्फ करंट में ही हमारा AC करंट ही नहीं होता, AC वोल्टेज भी होता है। ठीक है, AC EMF भी होता है। तो इसी तरह से जैसे IRMS, इसी तरह से VRMS भी हो सकता है। VRMS क्या होगा, V0 अपॉन रूट 2 होगा, V0 अपॉन रूट 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, V0 अपॉन रूट 2। तो जो 220 वोल्ट का हमारा वोल्टेज होता है, इट गोज अप टू 311 वोल्ट, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अगर कोई RMS वैल्यू किसी की 220 वोल्ट है, सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ 311, मीन्स 311 वोल्ट होगी इसकी, पीक वैल्यू इसकी 311 वोल्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास बेसिकली इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। ठीक है, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, ध्यान से समझो यहाँ पर। तो जो हमारा बेसिकली सर्किट्स होते हैं, जो हमारे AC सर्किट्स होते हैं, उनमें हमारे पास इन जनरल 3 सर्किट्स हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ AC सर्किट, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक आपको मिलेगा R सर्किट। R सर्किट कौन सा होता है, जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है। दूसरा मिलेगा हमें L सर्किट। L सर्किट कौन सा होगा, जिसमें हमारा केवल इंडक्टर होगा। इंडक्टर हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड सर्किट हमारा है C सर्किट, मीन्स कैपेसिटर सर्किट, जिसमें कैपेसिटर होगा केवल, दैट इज नॉन एज C सर्किट। ठीक, R सर्किट, L सर्किट एंड C सर्किट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो R सर्किट कौन सा होगा, जिसमें केवल रेजिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ अगर हम सर्किट को डिजाइन करें तो ये रेजिस्टेंस होगा R सर्किट में। यहाँ हमारा एक AC वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली C सर्किट, L सर्किट क्या होगा, जिसमें हमारा इंडक्टर होगा, मीन्स एक कॉइल होगी, इंडक्टर, दिस टाइप ऑफ कॉइल। यहाँ हमारा AC वोल्टेज लगा होगा। और तीसरा एक कैपेसिटर होगा, तो ये C सर्किट होगा। तो अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। तो जब यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये AC वोल्टेज है, ठीक है। इसी तरह से करंट भी होता है हमारा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेसिकली कि जब हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस के अंदर। जब इसके अंदर करंट जाएगा तो हम बेसिकली यहाँ चेक करते हैं कि वो करंट हमारा किस फेज़ में है। तो फेज़ क्या होता है, ये हमारा जो ओमेगा टी है इसको फेज़ एंगल कहते हैं, फेज़ एंगल।
तो अगर वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी है तो क्या करंट का हमारा फेज एंगल ओमेगा टी होगा या कितना होगा वो हमें देखना होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा, डेरिवेशन वाला पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ। आई का फॉर्मूला एग्जैक्टली इसी तरह से आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पर सेम फेज होता है, सेम फेज होता है हमारा, ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक। आई नॉट जो होता है इसको क्या लिखते हैं हम, वी नॉट अपॉन आर लिखते हैं, ठीक है। वी नॉट अपॉन आर, यहाँ पर आर जानते हो क्या है, ये रेजिस्टेंस, आर क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस है। सिमिलरली जब एल सर्किट को डील करते हैं, जब इसको करंट हम निकालते हैं तो यहाँ पर करंट हमारा आता है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये जो आता है हमारा यहाँ पर करंट हमारा क्या करता है, लैग करता है, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लैग करता है। लैग करने का मतलब कि करंट हमारा पीछे चलता है, बैक, पाई बाई 2 एंगल लैग करता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हमारा वोल्टेज का फेजर, वोल्टेज हमारा यहाँ है तो करंट हमारा इससे पाई बाई 2 पीछे होगा, बैक जाएगा लाइक दिस, करेक्ट। ये हमारा पाई बाई 2 पीछे चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फेजर बन गया किसका, ये आई होगा, यहाँ आई नॉट है और यहाँ हमारा वी नॉट होगा सर इसमें एल में। अब यहाँ पर जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है इसको आई नॉट भी लिख सकते हो, तो इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है। एंड यहाँ पर जो ओमेगा एल है इसको हम बोलते हैं एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सएल है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और कौन सा रिएक्टेंस, स्पेशली इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको अगर हम और मोर स्पेसिफाई करें तो इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर एग्जाम में आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए, कैलकुलेट कराने के लिए, तो आपको ओमेगा एल फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये जो ओमेगा एल है, ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। तो 2 पाई न्यू वहाँ पुट कर देना, तो ये अल्टीमेटली आपको एक्सेल जो मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, इट इज़ 2 पाई न्यू एल। सो आप देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी पर, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी एक्सेल हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। सिमिलरली कैपेसिटर में हमारा जो करंट होता है ये होता है आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारा करंट लीड करता है, सो दैट इज बाय साइन, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ये रिवर्स हो गया हमारा, करंट लैग करता है। सो यहाँ इसको करेक्ट करते हैं, दैट इज वी नॉट एंड दिस इज आई नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज आई नॉट। करंट लैग कर रहा है, माइनस हो रहा है, सो माइनस मीन्स करंट इज लैगिंग, पाई बाई 2 लैग कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और 1 अपॉन ओमेगा सी जो यहाँ पर है हमारा, इसको बोलते हैं एक्सी। एक्सी क्या होता है, ये भी हमारा रिएक्टेंस ही है बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी, सो हेंस इट इज़ नॉन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर। अब इनका यूनिट हमारा वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, ओम। यूनिट दोनों का ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम होता है, राइट। डायमेंशन भी हमारी रेजिस्टेंस वाली होती है। अब यहाँ अच्छा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि एसी में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा
इस कैपेसिटर द्वारा, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे इंडक्टर द्वारा जो AC के लिए रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। अब यहाँ पर करंट हमारा लीड कर रहा है, तो अगर इसका फेजर बनाने के लिए आ जाए, फेजर बना हुआ मिल जाए, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसका फेजर कुछ इस तरह से मिलेगा। करंट लीड कर रहा होगा, तो ये वोल्टेज हो गया हमारा V0। अब इससे 90 डिग्री पर हमारा क्या जाएगा? करंट जाएगा। दिस इज I0। सो इट इज़ व्हाट? π/2 लीड कर रहा होगा, ठीक है, π/2 एंगल लीड कर रहा है। ये हो गया हमारा XC एंड दैट इज व्हाट? ω/C, करेक्ट। 1/ω/C। ओमेगा को 2π न्यू लिख सकते हो, तो ये जब ओमेगा 2π न्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, और मे बी यू कैन से XC इज इक्वल्स टू 1/2π न्यू C, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर। तो ये हमारे रिएक्टेंस क्लियर हो गया। अब इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है कि इन सबको कंबाइंड कर देना। मतलब अगर हम सारा का सारा R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट, मतलब L, R और C तीनों एक ही सर्किट में कंबाइंड कर दें, तो रेजिस्टेंस जो R है हमारा, उससे कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, इंडक्टर से कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा और कैपेसिटर से कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। इन सब की जो नेट वैल्यू आती है, नेट रेजिस्टेंस जो आता है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस, क्लियर। नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस हमारा बेसिकली LCR सर्किट में मिलेगा। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, वो क्या है? LCR सीरीज सर्किट। इसी में हम इम्पीडेंस को समझेंगे, ठीक है। इसी में हम क्या समझेंगे? इम्पीडेंस को समझेंगे। तो पहले LCR सर्किट समझते हैं, ठीक है। LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट। अब देखो LCR सीरीज सर्किट में क्या होगा? यहाँ पर आपको सारे के सारे ये जो कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों सीरीज में कंबाइन करके दे दिए जाएंगे। कुछ एक AC वोल्टेज लगा दिया जाएगा। सपोज इट इज़ V इक्वल्स टू V0 साइन ω/t। ये R हो गया, ये L हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा जिसको हम VR लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस VL होगा, इसके अक्रॉस VC होगा, ठीक है, VR, VL और VC। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, नेट वोल्टेज जो हम निकालते हैं, नेट वोल्टेज कैसे निकलता है? नेट वोल्टेज यहाँ पर वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो होता है बेसिकली, ठीक है। वेक्टर एडिशन, फेजर ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पर। तो फेजर ट्रीटमेंट में डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये तो यहाँ पर तो हो जाएगा VR, वोल्टेज हमारा लीड करता है, तो VL यहाँ हो जाएगा और VC हमारा हो जाएगा नीचे की तरफ। मतलब कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है तो VC यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनका जब वेक्टर सम करते हैं तो बेसिकली जो नेट आएगा V0, जिसको हम बोलेंगे, ये क्या आएगा? ये आएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। ये हो गया हमारे पास नेट वोल्टेज, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ ये वोल्टेज जब निकल जाएगा तो इसी के साथ आप करंट भी निकाल लोगे और इम्पीडेंस भी निकाल लोगे। इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? V0 इज इक्वल्स टू I इंटू जेड पुट कर दो, I0 इंटू जेड पुट कर दो। अब यहाँ पर जो जेड है ये नेट और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये क्या है हमारा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं हम जेड। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस, इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक। जब इसको पुट करोगे यहाँ, सिमिलरली जो VR है ये क्या हो जाएगा हमारा? I0R। VL क्या हो जाएगा? I0 XL। VC क्या हो जाएगा? I0
XC, ये फॉर्मूले हैं तो ये भी आपको याद करने हैं। तो यहाँ से Z I से I तो कट जाएगा, Z इक्वल्स टू हमें मिलेगा बेसिकली R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी इम्पीडेंस कैलकुलेट हो जाएगी कि सर्किट में कितना इम्पीडेंस है, ठीक है, सर्किट के अंदर कितना इम्पीडेंस है ये पता चलेगा हमारा यहाँ से, राइट। तो ये हमारा LCR सर्किट हो गया और इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ समझ आ गया। साथ के साथ यहाँ पे फेज डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा LCR सर्किट में। तो फेज डिफरेंस अगर पूछता है तो यहाँ पर हम tan phi यूज़ करते हैं, और tan phi का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है XL माइनस XC अपॉन R। phi इज द एंगल और मे बी यू कैन से फेज डिफरेंस, XL माइनस XC अपॉन R। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया इसका LCR का, ये हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCR सर्किट। एंड आफ्टर दैट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेजोनेंस का केस है। तो रेजोनेंस की बस डेफिनेशन आपको समझनी है, ज़्यादा डिटेल का कॉन्सेप्ट नहीं है इस बार सिलेबस में। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस देखो, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। सर्किट के अंदर जो भी सर्किट, जैसे LCR सीरीज सर्किट है हमारा, तो LCR सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो वी कैन से इट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट का मीनिंग क्या होता है, लो इम्पीडेंस। मैक्सिमम करंट का मीनिंग क्या है, लो इम्पीडेंस, और मे बी यू कैन से लोएस्ट इम्पीडेंस। लोएस्ट इम्पीडेंस वाली जो कंडीशन होती है सर्किट की उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर हमारा सर्किट जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो रहा तो वी कैन से कि दैट सर्किट इज इन रेजोनेंस सिचुएशन और रेजोनेंस कंडीशन। अब ये रेजोनेंस कंडीशन मिलती कब है, जब हमारा XL इक्वल हो जाएगा XC के। ये कंडीशन है रेजोनेंस की, ध्यान रखना। XL मस्ट बी XC, XL होता है ओमेगा L एंड दैट इज ओमेगा C। इसको ओमेगा R लिख सकते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो ये ओमेगा इधर चला जाएगा तो ओमेगा R स्क्वायर हो जाएगा, और ये L अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन LC। तो यहाँ से ओमेगा R की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC। इसको बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर लीनियर फ्रिक्वेंसी या नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की बात, फ्रिक्वेंसी बेसिकली बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, ये ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू R हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो न्यू R यहाँ से जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट LC। ये हो गया हमारे पास क्या, न्यू R, ये हो गया न्यू R, क्लियर। ये हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी समझ आ गई, ये कंडीशन समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन, इसमें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन में जो Z होता है हमारा वो R के ही इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है आपने। Z हमारा R के इक्वल होता है बिकॉज XL XC के इक्वल है, तो Z अपने आप ही R के इक्वल आ जाएगा। मतलब हमारा जो L सर्किट का इम्पीडेंस या फिर रिएक्टेंस हम बोलते हैं और C सर्किट का रिएक्टेंस है वो नलीफाई हो जाते हैं। दैट इज बाय XL और XC की जो वैल्यू है जिसको हम माइनस करके निकालते थे ये क्या हो जाती है, ये हमारी 0 हो जाती है। सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि सीधा सीधा Z हमारा R के इक्वल है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन आपको समझ आ गई। आफ्टर दैट कौन सा टॉपिक है, आफ्टर दैट पावर इन AC सर्किट एंड देन जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो पावर इन AC सर्किट क्या है, पावर इन AC सर्किट की अगर हम बात करें बेसिकली तो पावर जो है जनरली किसी भी सर्किट में पावर हम कैसे निकालते हैं, पावर निकालने के लिए आप जानते हो
क्या करना होता है हमें, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल्स टू, मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, सीधा सीधा आप नोट कर लो यहाँ पर, VRMS IRMS, AC में जो पावर होती है IRMS cos phi, phi इज फेज डिफरेंस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, एवरेज पावर इन AC सर्किट। ये एवरेज पावर का है, ठीक है, एवरेज पावर इन AC सर्किट, इन एनी AC सर्किट, वो हमारा इस फॉर्मूले से दी जाएगी। RMS ये क्या है, VRMS है हमारा, RMS वोल्टेज, RMS करंट और cos phi। तो ध्यान ये रखना है कि AC में जो भी आपको मार्क्ड वैल्यू दी जाएंगी, जैसे एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसका जो RMS वोल्टेज है वो 220 है, ये RMS वोल्टेज है, और ये है हमारी फ्रिक्वेंसी, AC फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो हमारा सोर्स जिसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो AC जिसका 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, उसमें आप इसको जला सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये RMS वैल्यू होती है, जो भी आपकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं जनरली वो RMS वैल्यू होती है AC सर्किट में। तो जो क्वेश्चन होगा उसमें जो वैल्यू गिवन होगी, अगर वो RMS नहीं भी बोलता है तो आप पहले से ही वेल डिफाइंड है, वो RMS ही होगी। अगर वो पीक वैल्यू होगी तो वो बोल देगा कि ये हमारी पीक वैल्यू है, या फिर कैलकुलेट कराएगा तो भी बोल देगा कि कैलकुलेट द पीक वैल्यू। अगर कुछ नहीं बोला, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज़ RMS वैल्यू, राइट। फाई क्या है यहाँ पर, ये फाई आपको दिख गया, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और cos फाई पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ व्हाट, पावर फैक्टर, पावर, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज पावर फैक्टर, ठीक है, इसको पावर फैक्टर बोलेंगे। तो अब LCR सीरीज सर्किट की पावर ये होगी, बाकी R में अगर करेंगे तो फाई 0 हो जाएगा, तो दैट्स वाई R सर्किट में VRMS IRMS बचेगा। L सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो L सर्किट, L एंड C सर्किट, L और C सर्किट, L और C सर्किट में पावर हमारी कितनी होती है, 0 होती है, एवरेज पावर हमारी 0 होती है, ऑलवेज रिमेंबर। LC सर्किट में एवरेज पावर 0 होती है, R सर्किट में क्या हो जाएगी, R सर्किट में पावर जो होती है हमारी वो होती है P एवरेज, जो होता है वो सीधा सीधा VRMS इंटू IRMS होता है, VRMS इंटू IRMS होता है। ये क्या है हमारा C सर्किट, R सर्किट में, ठीक है। तो ये हमारा पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट हमारे पास AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है। तो AC जनरेटर में क्या होता है, AC जनरेटर में आप जानते हो, पहले तो इसको ये समझ लो कि AC जनरेटर होता क्या है। तो AC जनरेटर क्या है, ये एक तरह का हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, वोल्टेज को जनरेट करती है, वोल्टेज या करंट को जनरेट करती है, क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल होता है कि इससे लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेनेवर द करंट और व्हेनेवर यू कैन से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी कॉइल से लिंक होने वाला, उसको जब चेंज करते हैं तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि AC करंट है, तो AC करंट हमारा बेसिकली जो AC वोल्टेज हमारा जनरेट होगा, तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के जब उसको हम घुमाते हैं उस कॉइल को, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ हमारे पास मैग्नेट्स है, अब इस कॉइल को जब हम रोटेट कराते हैं तो रोटेट कराने पर क्या होगा, इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी, और उसकी वैल्यू चेंज होगी तो उसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज होता है इट इज़ व्हाट, इट इज़ V0 sin ओमेगा t के फॉर्म में ही होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ AC वोल्टेज, राइट, AC वोल्टेज। तो ये हमारा बेसिकली AC जनरेटर है। AC जनरेटर का प्रिंसिपल आपको समझ आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है ये AC जनरेटर। तो प्रिंसिपल अगर आता है तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अच्छा इसमें सेम कॉइल में ही हमने फ्लक्स चेंज किया और सेम कॉइल में ही जनरेट होती है, सेल्फ
हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड है। इंडक्शन में भी सेल्फ और म्यूचुअल दो हो जाते हैं, तो ये सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो है ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड डिवाइस है, बट ये जो डिवाइस है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इसका जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इससे क्या होता है, इससे जो होता है हमारा वो वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच अप द वोल्टेज और डाउन द वोल्टेज, या तो वोल्टेज को अप कर देगा वो या डाउन कर देगा, ठीक है। जो वोल्टेज अप कर देगा उसका नाम हमने दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं स्टेप अप। और जो वोल्टेज को डाउन कर देता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ठीक है। जो वोल्टेज अप करेगा वो स्टेप अप, जो वोल्टेज डाउन करेगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, राइट। एंड इसके बाद इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इसमें एक तरह से दो कॉइल्स होती हैं हमारी, ठीक है, लाइक दिस। एक सेकेंडरी कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल पर हम आउटपुट ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, ठीक है, ये इनपुट होता है। और जैसे फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में NP टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में NS टर्न्स है। तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा और जो प्राइमरी कॉइल में EMF प्रोड्यूस होता है, इट इज़ बेसिकली रेशियो इज NS/NP, रेशियो इज NS/NP। और इस NS/NP को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला को यहाँ से हम NS/NP ये निकाल सकते हैं। और इसको हम बेसिकली पावर के टर्म में अगर देखें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारी इनपुट पावर होती है, क्योंकि पूछ लेता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर विच हैव सेम इनपुट एंड आउटपुट पावर। मतलब जितनी हमने इनपुट पावर दी हमें आउटपुट उतना ही मिल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर BP IP इज इक्वल्स टू BS/IS। ये क्या है, पावर है। इनपुट पावर होगी BP IP और आउटपुट पावर होगी BS/IS। तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की कहानी हो गई है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ से BS की जगह εS और εP भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें कि जैसे εS और εP इंटू IP इज इक्वल्स टू εS इंटू IS। ये हमारी इनपुट पावर है और ये हमारी क्या है, आउटपुट पावर है, ये आउटपुट पावर है। ये दोनों इक्वल होती हैं किसके लिए, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल। तो यहाँ से εS/εP हमें क्या मिल जाएगा, IP/IS। तो हम ये भी लिख सकते हैं εS/εP इज इक्वल्स टू IP/IS एंड विच इज इक्वल्स टू NS/NP। दैट इज़ द फॉर्मूला। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आपको अननोन होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा और कुछ फॉर्मूला ही नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो इसको ढंग से कर लेना। अब इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी लॉसेस। तो एनर्जी लॉसेस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो एनर्जी लॉसेस में जैसे एक तो हो जाएगा हीट लॉस, एनर्जी लॉस में हीट लॉस जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा हमारा हमिंग लॉस होता है, जो साउंड के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। आपने देखा होगा साउंड करता रहता है ट्रांसफार्मर, तो साउंड के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होती है उसको हमिंग लॉस बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा एडी लॉस, और मे बी यू कैन से एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है हमारा, एडी करंट हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो एडी करंट्स की वजह से, एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है उसको एडी लॉस बोलते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फ्लक्स लीकेज भी हो सकता है, फ्लक्स लीकेज भी हो सकता है। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो एनर्जी
लॉसेस हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। आफ्टर दैट जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम एल और सी को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉइल है, एक हमारे पास कॉइल है और एक हमारे पास है कैपेसिटर। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और एक सोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे सपोज हमारा अभी कैपेसिटर चार्ज हुआ, राइट। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा बेसिकली तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे अभी ये चार्ज हो जाएगा, एनर्जी हमारी, जैसे हमने यहाँ पर ये सोर्स लगा के कैपेसिटर को चार्ज किया तो सारी की सारी एनर्जी हमारी कैपेसिटर में स्टोर होगी, कितनी, ½ CV²। आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे ही हम वहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, उसको हटाएंगे चार्जिंग से और उसको जब कनेक्ट करेंगे इंडक्टर में, तो वो एनर्जी हमारी इंडक्टर में जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडक्टर चार्ज होगा, कैपेसिटर की एनर्जी कम होगी, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। सिमिलरली देन फिर क्या होगा, जब इंडक्टर फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो होता क्या है कि ये एनर्जी बेसिकली एल और सी सर्किट में ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। एक तरह से ऑसिलेशंस होते रहते हैं एनर्जी के, जीरो से लेकर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम। तो एक तरह से साइन वेव टाइप ऑसिलेशंस होते रहते हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसका डिटेल डिस्कशन, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, केवल क्वालिटेटिव आइडिया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो विद दैट वी हैव डन विद दिस चैप्टर एंड इसके बाद हम लोगों ने ये 1 शॉट लेक्चर्स सारे फिनिश कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं कुछ MCQs लेक्चर्स, ठीक है, इस चैप्टर के, इससे पीछे वाले चैप्टर्स उनके भी लेकर आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।